हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। कि आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो आपको प्रत्येक मंथ के सामान्य ज्ञान दर्पण के स्मरणीय तथ्य, सार संग्रह और एमसीक्यू जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उन सब का कलेक्शंस आपको मिलते रहेंगे। साथ ही आप बिहार स्पेशल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड आपको बिहार करंट अफेयर्स भी यहाँ पर डे अपलोड होते हैं। इसका भी आप यहाँ पर एडवांटेज ले सकते हैं। किस वर्ष से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? ये 2021 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। एक्चुअली 2021 से पहले ये जो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है वह राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। निम्नलिखित में से वर्ष 2023 का खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह प्रदान किया है दो लोगों को, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी व चिराग सेठी को। इन दो लोगों को 2023 का खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। मिस अर्थ 2023 का खिताब द्रिता जिरी को प्रदान किया गया। वह किस देश की प्रतिभागी हैं? तो यह अल्बानिया की प्रतिभागी थी। गैब्रियल एटल किस देश में सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं? मतलब किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं? तो याद रखेंगे यह फ्रांस के हैं। गैब्रियल एटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति वर्तमान में इमैनुअल मैक्रोन हैं। यहाँ पर गलती से आपको राष्ट्रपति लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया को नियुक्त किया गया है। दसवां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? मतलब 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन अहमदाबाद में संपन्न हुआ है। गांधीनगर में संपन्न हुआ है। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है, लेकिन वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन जो है वह गांधीनगर में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे सी ब्रिज अटल ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया है? तो याद रखें कि अटल ब्रिज का उद्घाटन वह हाल ही में मुंबई में किया है। निम्नलिखित में से कौन से देश हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए बने हैं? तो वह देश है अल्जीरिया, सियरा लियोन, दक्षिण कोरिया और स्लोवेनिया। ये सभी देश, पांचों देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए बने हैं। 1 जनवरी 2023 को ब्रिक्स समूह के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई हैं? तो ब्रिक्स देशों की संख्या 10 हो गई हैं। अभी हाल ही में ब्रिक्स का सम्मेलन रसिया में हुआ था। वहाँ टोटल 10 मेंबर थे ब्रिक्स के, लेकिन वहाँ पर सम्मेलन में एक मेंबर नहीं पहुँचा है। वह मेंबर था सऊदी अरब। लेकिन जो 5 मेंबर ब्रिक्स में जो पहले से थे उसके नाम आप देख लीजिए, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और 5 नए मेंबर ब्रिक्स में जुड़े थे, उनके नाम थे मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। लेकिन ब्रिक्स का जो सम्मेलन अभी रसिया में हुआ है, इनमें एक देश सऊदी अरब नहीं पहुंचे थे उस मीटिंग में। शेख हसीना किस देश में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी थी?
जैसे कि आप जानते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 5वीं बार और लगातार चौथी बार बनी थी। अब उसे अपदस्थ कर दिया गया है। फिलहाल शेख हसीना भारत में शरण ली हुई हैं। यूनाइटेड कप 2024 टेनिस में किस देश ने खिताब अपने नाम किया है? तो याद रखेंगे, वह देश जर्मनी। जर्मनी ने यूनाइटेड कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, यूनाइटेड कप इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे, यह टेनिस से संबंधित हैं। ऑकलैंड ओपन 2024 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया है? तो यह हासिल किया है अलेजांद्रो ताबिलो ने। पहले खेलो इंडिया पैरा खेल 2023 भारत के किस नगर में संपन्न हुआ है? तो यह भारत के नई दिल्ली में हुआ है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम, याद रखेंगे, पैरालंपिक है, हैंडीकैप लोगों के लिए था। तो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम जो 2023 में नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? यह आवंटित किया गया रक्षा मंत्रालय को। एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? एसीसी एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में पुनः जय शाह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा दिया गया है? तो वह हवाई अड्डा है सूरत हवाई अड्डा। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली हैं? देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में वर्तमान में हेमंत सोरेन जी ही हैं। जो पहले हेमंत सोरेन जी रिजाइन दिए थे, फिर बने थे चंपत सोरेन, और पुनः उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। यदि पूछा जाए वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है हेमंत सोरेन। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया है? तो वह हासिल किया है जेनिक सिनर ने। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो वह फिल्म है 12th फेल। निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत है? तो यह बजट है 2021-22। 2021-22 में जो पहली बार बजट पेश किया गया था वह पेपरलेस बजट था, कंप्यूटर आधारित बजट था। इसमें पेपर में कुछ नहीं था, उसे कंप्यूटर के द्वारा, टैब के द्वारा वित्त मंत्री ने पेश किए थे। केंद्रीय बजट 2024-25 में भारत सरकार द्वारा घोषित पूंजीगत व्यय कैपेक्स परिव्यय की राशि क्या रखी गई है? यह रखी गई है 11.11 लाख करोड़। जनवरी 2024 में किस आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया? तो यह आतंकवादी समूह था अल शबाब। दिसंबर 2023 में भारत मालदीव संबंधों में गिरावट का कारण क्या था? इसके गिरावट का कारण था पीएम की लक्षद्वीप यात्रा के बारे में अपमानजनक टिप्पणी। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुडा को किस राज्य में लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया है केरल में। यहाँ से दो क्वेश्चन याद रखेंगे आप। भारत की जो सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बाराकुडा, और जिसे लॉन्च किया गया है केरल में। निम्नलिखित में से 28वें सिंधी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है?
तो इसका आयोजन दुबई में संपन्न हुआ है। हाल ही में किस स्थान पर काशी तमिल संगम 2023 का आयोजन संपन्न हुआ है? तो यह संपन्न हुआ वाराणसी में। वाराणसी में काशी तमिल संगम का सम्मेलन आयोजित हुआ था। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री पद की रेवंत रेड्डी को शपथ दिलाई है? तो यह तेलंगाना में। याद रखेंगे इसका मत। 2 क्वेश्चंस यहाँ से हैं। तेलंगाना का राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो वह है तमिलिसाई सुंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है रेवंत रेड्डी। किस राज्य द्वारा नई दिल्ली में 16 से 30 दिसंबर 2023 तक 15 दिवसीय हिम महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हिम महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो याद रखिएगा यहाँ पर हिम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह नई दिल्ली में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। और इस कप का आयोजन यूएई में हुआ था और बांग्लादेश ने यूएई को ही फाइनल में हरा करके यह कप अपने नाम किए हैं। भारत व यूनाइटेड अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास 2 से 15 जनवरी 2024 तक राजस्थान के महाजन में किस नाम से आयोजित हुआ है? यह डेजर्ट साइक्लोन के नाम से आयोजित हुआ है। आपके एग्जाम में यहाँ पर सिंपल से इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के बीच इनमें से कौन सा अभ्यास होता है? तो यह डेजर्ट साइक्लोन होता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर 1 सप्ताह तक जनवरी 2024 में गुजरात में कहाँ आयोजित हुआ है? यह गुजरात के अहमदाबाद शहर में आयोजित हुआ है। जनवरी 2024 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट विश्व के शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो यह 80वां स्थान प्राप्त किया है। मतलब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का जो पासपोर्ट की रैंकिंग है यह 80वां पोजीशन पर है। जबकि इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं। भारत को 62 पॉइंट्स मिले थे और 62 का पॉइंट्स का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत का जो पासपोर्ट धारक हैं वह बिना वीज़ा की 62 देशों में भ्रमण कर सकते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा उनको 62 देशों से प्राप्त होता है। आपको प्री वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस देश की एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, उस देश पहुंच जाए, वहां पर आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है। वैसे 62 देशों में भारत को होता है और भारत की रैंकिंग 80वां है। जबकि 6 देश आपको आगे नाम बताएंगे, उन 6 देश के फर्स्ट पोजीशन पर है। एक साथ 6 देशों को फर्स्ट पोजीशन पर रखा गया है, फर्स्ट पोजीशन पर है। तो उनके हम एक साथ आगे स्टडी कर लेंगे। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में श्री राम लला मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? यह 22 जनवरी 2024 को की गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 जो 19 से 31 जनवरी तक भारत के किस राज्य में पहली बार आयोजित हुआ है? यह भारत के तमिलनाडु राज्य में पहली बार आयोजित हुआ है। याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। और याद रखेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होता है, कहाँ हुआ है? इस टाइप के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन 21 से 31 जुलाई तक 2024 21 से 31 जुलाई 2024 तक पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह भारत में हुआ है और नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां अधिवेशन हो चुका है। किस छोटे से देश ने ताइवान को चीन का ही भाग मानते हुए इसकी देश के रूप में मान्यता 15 जनवरी 2024 को समाप्त करने की घोषणा की है? तो वह छोटा सा देश नौरू है। नौरू देश चीन के साथ अपना संबंध सुधारने के लिए
उन्होंने ताइवान को एक अलग देश मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा ताइवान नाम का कोई दुनिया में देश नहीं है, यह चीन का ही एक पार्ट है। ऐसा डिक्लेयर करने वाले देश नौरू है। डेनमार्क की निवर्तमान रानी मार्गरेथ द्वितीय याद रखें, मार्गरेथ द्वितीय ने 52 वर्ष शासन करने के बाद स्वेच्छा से अपने पद त्यागने के बाद डेनमार्क के किस युवराज ने 15 जनवरी 2024 को वहां के राजा का पद ग्रहण किया है? तो वह है फ्रेडरिक। वर्तमान में जो डेनमार्क के राजा है वह है फ्रेडरिक, और फ्रेडरिक स्थान लिए हैं मार्गरेथ द्वितीय की, जो वहाँ की महारानी थी, 52 वर्ष से शासन कर रही थी, वह स्वेच्छा से अपना पद त्याग दिए हैं। नेक्स्ट है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार 6 देशों के पासपोर्ट सर्वाधिक शक्तिशाली हैं। जिस तरह से भारत का 80वां स्थान है, उस तरह से इन 6 देशों का स्थान फर्स्ट है। ठीक है, इन 6 देशों में हैं जापान, सिंगापुर, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। इन 6 देशों का जो पासपोर्ट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, वो फर्स्ट पोजीशन पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार। ठीक है, और देखिए यहाँ से कई एग्जाम में क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं। आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इनमें से किसका है? 4 ऑप्शन मिलेंगे, और चारों ऑप्शन में मान लेते हैं एक ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है रूस और चौथा है जापान। तो आपको जापान में टिक करना सिर्फ एक को। यदि इन 6 में से कोई एक का ही ऑप्शन में नाम हो तो सिर्फ एक को टिक करना है, लेकिन यदि इन 6 में से 2 हो, 3 हो, 4 हो, तब आपका आंसर होगा एक से अधिक। जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछते हैं एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको एक से अधिक में टिक करना है, क्योंकि 6 देशों को एक साथ फर्स्ट पोजीशन दिया गया है। 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग पावर इंडेक्स में किस राष्ट्र की सेना को सर्वाधिक शक्तिशाली मानते हुए प्रथम स्थान दिया गया है? तो जैसे कि आप जानते भी होंगे, अमेरिका की सेना को प्रथम स्थान मिला है। सबसे शक्तिशाली दुनिया में जो सेना है वह अमेरिकी सेना है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में किस देश ने 16 जनवरी 2024 को मिसाइल हमला किया और ड्रोन से एयर स्ट्राइक की? प्रत्युत्तर में पाकिस्तान ने उस देश के बलूचिस्तान अलगाववादी संगठन के ठिकाने पर हवाई हमला किया, तो वह देश ईरान है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के सदस्य देशों का 19वां शिखर सम्मेलन 19-20 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ है? यह युगांडा की राजधानी कंपाला में आयोजित हुआ है। आपको याद रखना चाहिए, जनवरी 2024 में युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वां NAM मतलब नाम का शिखर सम्मेलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का 19वां शिखर संपन्न हुआ है। G77 संगठन के सदस्य देशों का तीसरा दक्षिण सम्मेलन थर्ड साउथ समिट 21 से 23 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित किया गया है? यह भी युगांडा की राजधानी कंपाला में किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की वार्षिक मीटिंग 15 से 19 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? यह स्विट्जरलैंड के दावोस में की गई हैं। विश्व प्रसिद्ध लॉन टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल को किस देश की टेनिस संस्था ने अपना एम्बेसडर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया है? तो सऊदी अरब। याद रखें, सऊदी अरब की जो टेनिस संस्थान है वह राफेल नडाल को अपने देश के लिए 5 वर्ष का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 27 जनवरी 2024 को विश्व के किस सबसे बड़े रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल कंपनी के यात्री क्रूज शिप का परिचालन अमेरिका में मियामी बंदरगाह से प्रारंभ हुआ है? यह है आइकन ऑफ द सीज। भारत के किस पहले राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 8 फरवरी 2024 को पारित किया गया है? यह है उत्तराखंड। इस विधेयक को पास करने वाला जो पहला राज्य बना है भारत में वह है विधेयक। याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता विधेयक को पास करने वाला, पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने के लिए किस नाम से सस्ते चावल बाजार में बेचने का निर्णय 6 फरवरी 2024 को लागू किया है? तो इसका नाम है भारत चावल।
मतलब चावल जो महंगा मिलता है मार्केट में, यदि गरीब आदमी को, नॉर्मल आदमी को यदि सस्ते में चावल चाहिए, नॉर्मल रेट में चावल चाहिए, एक एवरेज रेट में चावल चाहिए, तो आप भारत चावल खरीद सकते हैं। भारत सरकार द्वारा उसे भारत चावल के नाम से नॉर्मल रेट में चावल को सेल किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस नगर में 6 फरवरी 2024 को एक पटाखे फैक्ट्री में आग लगने से 10 से अधिक लोगों की जान चली गई? तो इस शहर का नाम है हरदा। मध्य प्रदेश के हरदा शहर में 6 फरवरी 2024 को एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगा था, जिसकी वजह से वहां 10 लोगों की जान चली गई है। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के किस सचिव को 31 जनवरी 2024 को बाली इंडोनेशिया में संपन्न एशियन क्रिकेट काउंसिल की जनरल मीटिंग में पुनः इस काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह जयसा को आईसीसी का दोबारा पुनः उसकी जो जनरल मीटिंग हुआ है इसमें इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। भारत के गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन समेत 5 संगीतकारों के किस संगीत बैंड ने 4 फरवरी 2024 को लॉस एंजल्स अमेरिका में दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? तो उसका नाम है शक्ति। भारत सरकार द्वारा जनवरी फरवरी 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो ये है भारत रत्न। जनवरी फरवरी 2024 में भारत सरकार ने 5 इन महान व्यक्तियों को जैसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, मतलब सम्मानित कर चुकी है, सम्मानित किया है। वो 5 व्यक्ति जिसे इस साल एक साथ भारत रत्न दिया गया है, उनके नाम है कर्पूरी ठाकुर जो बिहार से हैं, लालकृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न सम्मानित किया गया है। इसके भारत रत्न से रिलेटेड वीडियो मैं इसी चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूं। यदि आप नहीं देखें उसे एक बार जाके ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर जनरली हर एक साल में एक व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है। स्पेशल कैटेगरी में, विशेष परिस्थिति में 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन इस साल टोटल 5 लोगों को एक साथ दिए गए हैं। और अब तक भारत में टोटल भारत रत्न दिए जाने वाले जो व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है, टोटल 53 लोगों को अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक किस संत महात्मा को 150वीं जयंती पर 8 फरवरी 2024 को एक डाक टिकट तथा सिक्का नई दिल्ली में जारी किया है? किसके नाम पर किया गया है? इस्कॉन के संस्थापक, उसका नाम है स्वामी श्रील भक्ति वेदांत प्रभुपाद। बीसीसीआई ने 2024 के पुरस्कार में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? यह फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री, इन दोनों लोगों को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत के किस राज्य के मगादी केरे कंजर्वेशन रिजर्व अंकासामुद्रा वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व तथा अघनासिनी एस्चुरी और दूसरे राज्य के 2 स्थलों करायवेती वर्ल्ड सेंचुरी व लॉन्गवुड सोलर रिसर्च रिजर्व फॉरेस्ट वेटलैंड को जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट में क्रमशः सम्मिलित किया गया है? तो देखिए, इनमें से 3 जो हैं कर्नाटक से हैं, 2 तमिलनाडु से हैं। तो एक बार देख लेते हैं कर्नाटक से कौन कौन से हैं। कर्नाटक से हैं आपका मदारी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंका समुद्र वर्ल्ड कंजर्वेशन रिजर्व तथा अधनासिनी एस्चुरी। यह कर्नाटक से 3 है। 2 स्थल तमिलनाडु से है, वो दोनों स्थल हैं करायवेती वर्ल्ड सेंचुरी और लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट वेटलैंड जो है यह तमिलनाडु से हैं। टोटल अब तक भारत का 85 स्थलों को रामसर साइट घोषित किया जा चुका है। भारत के पेमेंट सिस्टम यूपीआई
यह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म है। याद रखिए कि एग्जाम में यह भी कई बार पूछा जा चुका है यूपीआई का फुल फॉर्म। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भारत के पेमेंट सिस्टम यूपीआई को औपचारिक रूप से फरवरी 2024 में किस देश में एफिल टावर पर प्रारंभ किया गया है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर पर उसे मतलब वहाँ पर प्रारंभ किया गया, मतलब एफिल टावर के बगल में उससे शॉपिंग किया गया है, उससे पे किया गया है। ठीक है, तो इसकी स्टार्ट किया गया है फरवरी 2024 में फ्रांस में भी यूपीआई सेवा। ब्रॉड फाइनेंस द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रांड फाइनेंस द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारत के किस उद्योगपति को विश्व में दूसरा, भारत में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो यह मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के उस समय थे। अब ये तो सिचुएशन एक्चुअली समय के साथ बदलते रहता है। अभी अदानी है भारत में सबसे अमीर, ये कभी अदानी कभी मुकेश अंबानी, ये जो है सो आगे पीछे होते रहते हैं। इससे थोड़ा सा करंट अफेयर्स मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो ज़्यादा चांस है ना पूछने की, फिर भी यदि पूछते हैं तो आपको जिस समय एग्जाम देने आप जाते हैं उस समय के अकॉर्डिंग आपको देख करके जाना है, क्योंकि इस टाइप के एग्जाम में यह नाम दे करके नहीं पूछा जाता है। यदि इस तरह से नाम दे करके पूछे, ब्रॉड फाइनेंस द्वारा फरवरी 2024 में जारी ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार कौन सा और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? तो याद रखेंगे मुकेश अंबानी है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी 2024 को कहाँ संपन्न हुआ है? यह नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 7वीं इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस आईओसी में 9-10 फरवरी 2024 को कहाँ सम्मिलित हुए थे? तो वह पर्थ ऑस्ट्रेलिया में सम्मिलित हुए थे। उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान द्वारा फरवरी 2024 में विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के किस संस्कृत के विद्वान व कवि को प्रदान करने की घोषणा की गई है? यह प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी जी को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 12 से 14 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई है? यह दुबई में आयोजित की गई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ द्वारा 67वीं ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 12 से 16 फरवरी 2024 को कहाँ आयोजित की गई हैं? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित की गई हैं। टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में किसके द्वारा की गई थी? किसने की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने की थी। थोड़ा नाम टेढ़ा याद रखेंगे, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर ने भीमबेटका गुफा की खोज 1957-58 में की थी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखेंगे, सत्यमेव जयते जो हमारा आदर्श वाक्य है, हमारे देश का एक राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से ली गई है। और यह क्वेश्चंस पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यदि आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन को बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या कह सकते हैं एसएससी रेलवे द्वारा सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो महावीर स्वामी अपने उपदेश प्राकृतिक भाषा, जिसे अर्थ मगही कहा जाता है, उसमें दिए थे। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान किससे की थी? वह चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी, क्योंकि उन्हें प्राचीन ग्रंथों में सेंड्रोकोटस नाम से जो व्यक्ति मिले थे, जिसे सर विलियम जोन्स ने कहा था यह सेंड्रोकोटस कोई और नहीं चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चोल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा 850 ईस्वी में की गई थी? यह विजयालय के द्वारा की गई थी। चोल साम्राज्य की स्थापना 850 ईस्वी में विजयालय द्वारा किया गया था।
रजिया सुल्तान ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने सिक्कों पर कौन सी उपाधि अंकित करवाई थी? वह अमरत उल निस्वा की उपाधि अंकित करवाई थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम शासिका थी और कह सकते हैं पहली महिला शासिका थी जिन्होंने अमरत उल निस्वा अपने सिक्कों पर अंकित करवाई थी। याद रखिए यह एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासिका कौन थी? यह रजिया सुल्तान थी और यह पहली मुस्लिम महिला भी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी हैं? यह तुर्की भाषा में लिखी हैं। बाबर ने का जो आत्मकथा है जिसे बाबर ने खुद लिखा है, जिसका नाम बाबरनामा है और यह तुर्की भाषा में है और यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत भ्रमण पर आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश का यात्री था? मार्को पोलो इटली का था। पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा तोपखाने का नेतृत्व किसने किया था? यह इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। जैसे कि आप जानते हैं पानीपत में 3 युद्ध हो चुका है। पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी और तीसरी। पहली 1526 में हुई थी, दूसरी 1556 में हुई थी और तीसरी 1761 में हुई थी। तो 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई थी जिसमें मराठा की ओर से जो उसके तोपखाने का नेतृत्व कर रहे थे वह थे इब्राहिम खां गर्दी। निम्न जातीय एझावाओं एवं अछूतों द्वारा गांधी जी के अहिंसावादी तरीके से त्रावणकोर में वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो वायकोम सत्याग्रह का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केल्पन तथा के.पी. केशवनन के द्वारा किया गया था और याद रखिएगा वायकोम सत्याग्रह 1924-25 में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 में जब विद्रोह हुआ था इंडिया में, 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विस्कॉम पामेस्टर्न। विस्कॉन्ट पामेस्टर्न जो हैं से उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब 1857 का विद्रोह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को कहाँ संपन्न हुआ था? वह बम्बई में संपन्न हुआ था और बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो यह 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक लोकप्रिय गीत की रचना 1905 में किसने की थी? इसकी रचनाकार हैं मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लोकप्रिय गीत की रचना की थी 1905 में। चौरी चौका कांड जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था उसके दौरान भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा कांड जब 5 फरवरी 1922 को हुआ था जिसमें यूपी के चौरी चौरा स्थान पर जो है सो थाने में आग लगा दिया गया था जिसके वजह से कई पुलिस ऑफिसर जल गए थे। उस समय उसका बड़ा वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। किस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है? यह रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा जाता है। गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को कौन सा और कहां समझौता हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था जो यरवदा जेल में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में सिर्फ ये पूछे पूना समझौता किनके बीच में हुआ था तो यह गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ है और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पूना समझौता या पूना पैक्ट
किन किन के बीच हुआ था? तो याद रखेंगे यह गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में हुआ था, और यह हुआ था यरवदा जेल में, जहाँ गांधी जी बंद थे, जहाँ पर अंबेडकर जी पहुँचते हैं और यह समझौता होता है वहाँ पर, और यह होता है 1932 में। ये भी याद रखेंगे 14 सितंबर 1932। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रस्ताव को दरवाजे में जंग लगी कील की तरह की संज्ञा दी है? वो अगस्त प्रस्ताव को, जो 1940 में आया था। सुभाष चंद्र बोस ने मलेशिया में आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए क्या कहा था? उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, यह स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह किसका स्टेटमेंट है या किसका वक्तव्य है? तो याद रखें कि यह सुभाष चंद्र बोस का है। साथ ही यह स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ दिया था, यह भी कई एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखें कि उन्होंने यह स्टेटमेंट मलेशिया में दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का स्टेटमेंट सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे और वह मलेशिया में दिए थे। मुस्लिम लीग ने कब प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया? वह 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया है। मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को कहाँ हुआ था? उसका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के भरवा गांव अलीराजपुर में। तो यह भी एग्जाम में पूछा गया। प्रीवियस पेपर खोल के देखें तो आपको पता चलेगा कि चंद्रशेखर का आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो उसका यह ऑप्शन में आपको एक गाँव का नाम लिखा है एक्चुअली, ठीक है। तो याद रखेंगे यह भरवा गांव में हुआ था, जो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर क्षेत्र में है, और उसका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्राप्त हुई? यह 22 जुलाई 1947 को हुई थी। सेम को यह क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकृति हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस वर्ष भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न प्रदान किया गया था, और अब तक टोटल 53 लोगों को भारत में भारत रत्न दिया जा चुका है, और इस साल 2024 में एक साथ 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए हैं। संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य देश के किसी भी व्यक्ति को विधि के समान समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? यह अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। देखिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं सरदार सिंह समिति, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सीधी सी पूछे जाएंगे आपको, संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो याद रखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? यह अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 63 में ही यह निर्धारित है, लिखा हुआ है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। किसे संविधान का रक्षक कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? यह 61वां संविधान संशोधन 1889 में की गई थी। 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की मतदान देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 1989 से पहले जो है 21 वर्ष के व्यक्ति ही मतदान कर सकते थे। उसके बाद इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जो आज भी हैं, और यह क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
देखिए यहाँ पर जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सभी भी आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, और ख़ास करके ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। यहाँ पर उन्हीं सब क्वेश्चंस का कलेक्शंस आपको मिलेंगे, तो एक बार उसे ज़रूर देखें। वर्तमान में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में 8 जो है पार्टी है जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। भारत में किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? 1952 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पर्यावरण एवं जैव विविधता। क्वेश्चन है, जैविक विभव क्या है? जैविक विभव क्या है, यह क्वेश्चन है। आंसर आपका बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता। मतलब जैविक विभव, आपसे एग्जाम में पूछे जैविक विभव क्या है, तो यह है बिना पर्यावरण की रुकावट के प्रजनन की क्षमता। भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल नदी कहा जाता है? तो यह दामोदर नदी को कहा जाता है। भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं? भारत में जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट 4 हैं: हिमालयी क्षेत्र, इंडो बर्मा, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र और सुंडालैंड। वन एवं वन जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार की ओर से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? या अमृत देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमृत देवी स्मृति पुरस्कार इनमें से किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो यह राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यह किस लिए दिया जाता है? तो याद रखेंगे यह वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। हाथियों के साथ साथ उसके आवास, गलियारों की रक्षा, मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे की पहचान करने के लिए हाथी परियोजना शुरू की गई थी। तो याद रखेंगे हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई थी, और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और सीधा सा एक लाइन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? तो यह 1992 में शुरू की गई थी। सोन नदी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित हैं? यह उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में स्थित हैं। सोना नदी अभयारण्य, यह सोन नदी नहीं है, सोन नदी बिहार में बहती है, और यह सोन नदी नहीं, सोना नदी वन्यजीव अभयारण्य है जो पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? यह 1980 में पारित किया गया था। वन्य जीवों के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड एक सलाहकार संस्थान है जिसके अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। याद रखेंगे वन्य जीवों के लिए जो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है, वन्यजीव बोर्ड के जो हैं अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है। प्रथम बार ये पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया चौथी पंचवर्षीय योजना में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल है, उसका मुख्यालय नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जलवायु परिवर्तन एवं आपदा। ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना कब की गई? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना 2010 में की गई। 30 नवंबर से 13 दिसंबर 2023 तक कहाँ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 28वें सत्र COP28 का आयोजन किया गया? यह दुबई में किया गया, यूएई के शहर दुबई में। भारत के रिवर सिटीज अलायंस से प्रेरित होकर 9 देशों ने 10 दिसंबर 2023 को कहाँ पर आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA का शुभारंभ किया? यह भी यूएई के शहर दुबई में। यूनिसेफ की किस एक संस्था ने भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से
8 दिसंबर 2023 को दुबई में COP28 जलवायु सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया। यह है जनरेशन अनलिमिटेड। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को 7वें स्थान पर रखा गया है। याद रखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। वह एकमात्र गिब्बन जो भारत में पाया जाता है उसका नाम है हुलॉक गिब्बन। भारत के किस शहर में 28 जुलाई 2023 को G20 पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई? तो वह है चेन्नई शहर, जो तमिलनाडु की राजधानी है। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह 1979 में हुआ था। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था। वह प्रोटोकॉल जिसमें ओजोन परत के संरक्षण हेतु उसके उत्तरदायी गैस पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित हुआ, तो वह था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के माध्यम से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन परत जिस गैस से संचरण होता है, उसका विनाश होता है, उस गैस पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू। पर्यावरण प्रभाव आकलन की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारत एवं विश्व का भूगोल। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता, पृथ्वी का जुर्मा ग्रह तथा पृथ्वी का जुर्मा ग्रह की संज्ञा दी जाती हैं? यह शुक्र ग्रह को, वीनस को। याद रखेंगे, पृथ्वी का जुर्मा, पृथ्वी की बहिन, पृथ्वी की भगिनी, इन सभी नामों से शुक्र ग्रह को जाना जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के समान हैं, पृथ्वी के बगल में भी हैं। तो पृथ्वी का जुर्मा आप नाम सुने होंगे, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की बहन, वो सब के सब शुक्र को कहा जाता है। साथ साथ शुक्र को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में हम भूकंपों का अध्ययन करते हैं। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित हैं। याद रखेंगे, सब में हिल लगा है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल, कलर से रिलेटेड हैं, ये सब के सब संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं। लेकिन याद रखेंगे, यहाँ ब्लू हिल पर्वत अमेरिका में, यदि यहाँ पर लिखता है नीला पर्वत, तो याद रखिए नीला पर्वत जो है सो भारत में है और यह त्रिपुरा में है। असवान बांध किस नदी पर बना है? यह नील नदी पर बना है। भारत की सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगी हैं? यह बांग्लादेश से लगी हैं। भारत की जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बांग्लादेश से लगी हैं और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से है, सिर्फ 106 किलोमीटर। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह धूपगढ़ सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है जो मध्य प्रदेश में है और उसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची झील चोलामू झील किस राज्य में स्थित हैं? यह सिक्किम में स्थित हैं। याद रखेंगे, भारत की जो सबसे ऊंची झील है उसे चोलामू झील कहते हैं और जो सिक्किम में स्थित हैं। भारत में जूट उत्पादन का पहला कारखाना 1855 में कहाँ खोला गया था? यह सिरसा, कलकत्ता में खोला गया था। नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वह किस देश के कृषि वैज्ञानिक थे? वह अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक हैं जो अमेरिका से बिलोंग्स करते हैं। और आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भारत में कृषि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है।
किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद जो गुजरात की राजधानी है उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो यह आया है 1 जनवरी 2015 को। और याद रखेंगे 2015 से लेकर के अब तक यहाँ से ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर पूछे गए, यहाँ से 2 क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? सेम यही क्वेश्चन जो 1 जनवरी 2015 को आया। और दूसरा क्वेश्चन, योजना आयोग पर इनमें से कौन सा आयोग स्थान लिया है? तो याद रखेंगे वह नीति आयोग। ये 2 क्वेश्चंस यहाँ से पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर स्थित थी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को किस वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था? यह R.K. सन्मुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। याद रखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था और पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे वे थे R.K. सन्मुखम चेट्टी। किस वर्ष भारतीय आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना की गई? तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में 1 जनवरी को की गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कब किसान कॉल सेंटर व कृषि चैनल का उद्घाटन किया था? जनवरी 2004 में। देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को किस बैंक में हुआ? देना बैंक और विजया बैंक का विलय 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में हो गया है। देवनागरी लिपि के रॉ व रोमन अक्षर के आर से मिलते जुलते भारतीय रुपया का अपना पहचान चिन्ह, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं रुपये के पहचान चिन्ह है, को कब स्वीकृत किया गया था? तो जो सिंबल था भारतीय रुपया का, इसकी स्वीकृति 15 जुलाई 2010 को मिली थी। और याद रखेंगे ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ये सिंबल रुपये के लिए है, जैसे डॉलर के लिए यह सिंबल होता है, इस तरह से रुपये के लिए यह सिंबल पेश किया गया है। और यह सिंबल का जो स्वीकृति मिला है भारत सरकार के द्वारा, यह 15 जुलाई 2010 को। रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसका संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। याद रखेंगे सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति का संबंध अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। जैसे कि आपको पता होगा कि मुर्गी का अंडा व्हाइट कलर का होता है, जिससे के मद्देनज़र रखते हुए सिल्वर कह सकते हैं सिल्वर कलर का होता है, व्हाइट कलर, तो इसलिए यह अंडा से उसे लिंक करके आप याद रख सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ऐसे गांवों में बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए की गई थी। और इसे कब की गई थी? ये 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। मतलब दूर दराज के इलाकों गाँवों में बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। और यह की गई थी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। रात्रि के समय में तारों का टिमटमाना किस कारण से होता है? याद रखेंगे यह अपवर्तन रिफ्रैक्शन के वजह से होता है। अपवर्तन के कारण ही रात में तारा टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मुख्य वजह रिफ्रैक्शन है, अपवर्तन है। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेषण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह डायनेमो या जनरेटर। डायनेमो या जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतदान के दौरान मतदाता की अंगुलियों पर निशान लगाने वाली स्याही में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। और इसे भी आप VVI करके याद रखें,
यह क्वेश्चंस भी एग्जाम में पता कितने बार पूछा जा चुका है। मतदान के दौरान जब उंगलियों पर, जैसे कि आप लोग इलेक्शन में वोट दिए होंगे तो आपको पता होगा, उंगली पर जो स्याही कलर लगाए जाते हैं वह सिल्वर नाइट्रेट का घोल होता है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किस धातु का संग्रह किरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर किया जाता है? यह धातु है सोडियम। सोडियम का जो संरक्षण है, उसका रखने की जो तरीका है वह है मिट्टी के तेल में डुबोकर रखना, क्योंकि बाहर वो रिएक्शन करने लगता है, जिसकी वजह से उसे किरोसिन के तेल या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। किस रेडियो सक्रिय तत्व का उपयोग रक्त कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है? यह कोबाल्ट 60 का उपयोग। कौन सा गैस फल पकाने में काम आती है? यह एथिलीन गैस। एथिलीन गैस के द्वारा ही फल पकते हैं। किस रोग को मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहते हैं? यह रोग पानी की गंदगी से फैलती हैं। इस रोग को टाइफाइड कहते हैं। याद रखिए, टाइफाइड एक ऐसा रोग है जो गंदे पानी पीने की वजह से फैलता है, और इस रोग को मोतीझरा या मियादी बुखार भी कहा जाता है। साबूदाना किस पेड़ के तने के गुद्दे से बनता है? यह सागो साइकेड के वृक्ष के तनों से साबूदाना बनाया जाता है। टेलीफोन का आविष्कार 1876 में किसने किया था? तो यह किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो यह क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसे भी आपको इम्पोर्टेंट समझ के याद रखना है, क्योंकि टेलीफोन का आविष्कार कब हुआ था? तो 1876 में हुआ था। इसके आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे। HIV वायरस की खोज किसने की थी? तो HIV वायरस की खोज ल्यूक मॉन्टेग्रियर ने की थी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि, एग्रीकल्चर। खाद्य श्रृंखला में कौन सा उपभोक्ता शाकाहारी होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह शाकाहारी होता है, जो पेड़ पौधे और घास फूस खाते हैं। वर्ष 2050 तक भारत में खाद्यान्न की मांग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? तो 60 से 70% की वृद्धि हो जाएगी। ग्रामीण ई-कॉमर्स की अवधारणा क्या है? यह है ग्रामीण उत्पादों के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदान करना। भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में सूरजमुखी के साथ साथ कॉफ़ी का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। सिंधु, नीलम और निरंजन किसकी किस्में हैं? यह आम की किस्में हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती विकास केंद्र कहाँ स्थित हैं? यह गाजियाबाद में स्थित हैं। किसे गरीबों का फल तथा शुष्क फलों का राजा कहा जाता है? वो बेर को कहा जाता है। बेर को गरीबों का फल और शुष्क फलों का राजा कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि गरीबों का फल किसे कहा जाता है। साथ ही याद रखेंगे आप, शुष्क फलों का राजा किसे कहा जाता है? दोनों ही आंसर है बेर। चंद्रा, कौशल, चित्रा 64 और धीरज 101 किस फसल की किस्में हैं? तो यह मूंगफली की किस्में हैं। कृषि की वह पद्धति जिसे ब्राज़ील में रोका, इंडोनेशिया एवं मलेशिया में लदांग कहते हैं, इस पद्धति को स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को ही ब्राज़ील में रोका और इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि विकास पर प्राथमिकता दी गई थी। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बना था उसमें कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा फोकस किए गए थे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है खेल-कूद, गेम। शतरंज के खेल में बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? इसमें 64 वर्ग होते हैं। ओलंपिक ध्वज के सृजन का क्षेत्र किसे कहा जाता है?
यह बैरन पियरे डी कोबाल्ट्रिन को कहा जाता है। शतरंज की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस इचेक्स FIDE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित हैं? यह तैराकी से संबंधित हैं। ICC क्रिकेट विश्व कप में शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है, यह है थिरुस कामिनी। थिरुस कामिनी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ICC क्रिकेट विश्व कप में शतक लगा चुकी हैं। आपसे एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ सकता है, थिरुस कामिनी इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखेंगे यह क्रिकेट से संबंधित हैं। युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा अपने 5 कार्यक्रमों के माध्यम से कौन सी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? खेलो इंडिया योजना के माध्यम से। विश्वनाथन आनंद के बाद फीडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? यह हैं R प्रज्ञानानंद। भारत के सबसे तेज 4000 T20 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, वह है ऋतुराज गायकवाड़। केंद्रीय युवा कार्य एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 10 दिसंबर 2023 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। इंडिया प्रीमियर लीग 2024 जो IPL 2024 के अभी तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? यह बने हैं मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर ज्ञान, कंप्यूटर नॉलेज। HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IPv4 एड्रेस में बिट्स की संख्या होती हैं 32 बिट। यहीं पर IPv6 भी होता है। V का मतलब वर्जन है। IP वर्जन 4 में 32 बिट होते हैं, IPv6 में 128 बिट्स होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब नए वाली जो IP एड्रेस आने लगे हैं, जो IP वर्जन 6 आते हैं, IPv6 जिसमें 128 बिट्स होते हैं। किस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय, मतलब किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करते समय माउस बटन को नीचे होल्ड करने को क्या कहा जाता है? उसे ड्रैग कहा जाता है। जहां उसे छोड़ते हैं, जहां रखते हैं, उसे ड्रॉप कहा जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम एक सेट जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है तथा प्रोग्राम और प्रयोक्ता के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। समान प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी की वह शब्दावली जिसे प्रयोगकर्ता ने ईमेल का पता ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे फिंगर कहते हैं। उस हार्डवेयर को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं होते और प्रायः सिस्टम के साथ बाद में जोड़े जाते हैं, उसे पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती है? उसे मेगा फ्लॉप्स में मापी जाती हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कंप्यूटर से यह क्वेश्चन। सुपर कंप्यूटर की गति किस इकाई में मापी जाती हैं? तो सुपर कंप्यूटर की गति मेगा फ्लॉप्स में मापी जाती हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जिसे ANIAC किसके द्वारा बनाया गया था? तो पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC था उसे J. प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा बनाया गया था। और ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विविध, मिसलेनियस। हर घर जल योजना की शुरुआत कब से जल जीवन मिशन के अंतर्गत की गई है? यह 2019 से। हर घर जल योजना की जो शुरुआत है वह जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2019 से आई हैं। अहोम जनजाति किस राज्य में निवास करती हैं? अहोम जनजाति असम में निवास करती हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे तथा पूर्वी रेलवे दोनों का मुख्यालय कहाँ है? दोनों का मुख्यालय कोलकाता में है। याद रखेंगे, कोलकाता में दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे दोनों का मुख्यालय है। किसने 1941 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था? तो 1941 में गौरक्षा मंडल का गठन किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। किस जनजाति को सौका नाम से जाना जाता है? यह भोटिया जनजाति को सौका नाम से भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड में निवास करते हैं। द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी शेखर पाठक ने। किस कवि को बाल्यकाल में गोसाई दत्त के नाम से जाना जाता था? तो उसे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को बचपन में गोसाई दत्त के नाम से जाने जाते थे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुई है? भारत में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी यह 1971 से 81 के बीच में हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह राज्य गोवा है। गोवा में जो है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है भारत में। वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जो ईरान से हैं। इस तरह से हमारा यह 130 क्वेश्चंस कह सकते हैं, 130 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कलेक्शन था वो हमारा कंप्लीट हुआ है। और आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसका नाम BPSC दर्पण ही है, और इसका लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।